जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी कुछ आपके दिल के हवाले से। जी, दिल के मामलात बड़े ख़तरनाक होते हैं, लेकिन ये जो मामला दिल का है, ये ओरिजिनल दिल का मामला है और वो दिल जो धड़कता है, तो इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर इनाम दानिश, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने कहा कि दिल के मामलात बड़े ख़तरनाक होते हैं, तो क्या कभी ऐसा होता है कि किसी को मोहब्बत हो जाए तो उसके बाद भी उसका जो है वो हार्ट अटैक वगैरह भी हो जाता है मोहब्बत करने के बाद, और वो नाकामी हो जाए मोहब्बत में फिर? देखें, इसे कहते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। हाँ हाँ। यानी कि ये भी एक वैलिड रीज़न है। किसी भी एक्सट्रीम एंग्जाइटी या टेंशन के अंदर हमारी आर्टरीज, जो हार्ट की आर्टरीज हैं, वो रप्चर हो सकती हैं, फट सकती हैं। तो उसकी वजह से फिर दूसरे ये होता है कि जब आदमी बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है हाँ हाँ। तो कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, जी जी। जो ख़ास तौर पे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल ये हैं, हाँ हाँ। जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, हाँ। डायबिटीज़, इनकी शुगर भी बढ़ती है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हार्ट प्रॉब्लम भी कर सकती हैं और अचानक ही हार्ट अटैक भी कर सकती हैं। तो ओके, किसी तो भी टेंशन इसलिए वो जो मोहब्बत में जो भी। वाकई हाँ दिखाते हाँ हैं हाँ मूवीज़ के अंदर, सीन अगर होता हाँ है कि कोई इमोशनली बहुत अपसेट हो जाए, हाँ। बहुत खुशी या बहुत गम की कोई खबर अच्छा, सुनते हैं, दोनों में हो सकता है, दोनों सुनते खुशी हैं में क्योंकि भी? एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट के अंदर तो दोनों हाँ। सूरतों के अंदर हार्ट अटैक हो सकता है। ओके ओके, सही है, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि स्पेशली अगर हम बात करें कि क्योंकि ख़वातीन ज़्यादातर घर पे रहती हैं और घर पे रहने के बाद फिर उनकी एक शिकायत होती है कि जब घर के सारे कामकाज करने पड़ते हैं और बाज़ बड़ी खुश असलूबी से भी काम करती हैं और ज़्यादातर खुश असलूबी से काम करती हैं। तो ये बताइएगा कि उनके लिए जो एक आई थी पिछले दिनों रिपोर्ट भी, और बड़े बड़े चैनल से रिपोर्ट चला दी थी कि ये घर के काम करने के बाद इनको हार्ट अटैक हो गया। वो ज़्यादातर ख़वातीन वो शिकायत लेकर आई हैं कि वो घरेलू कामकाज कर रही थी जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया। ये क्या घरेलू कामकाज की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। होता ये है कि ईद पे अमूमन क्लिनिक चूँकि बंद होते हैं तो ज़्यादातर पब्लिक का रश गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ होता हाँ। है। अब इस ये है कि जो कार्डियक हॉस्पिटल है उसमें भी 80% ख़वातीन नॉन कार्डियक आती है, यानी कि जो चेस्ट पेन के साथ होती हैं, लेकिन 80% में हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, ये नॉन कार्डियक भी कोई चीज़ है जिसमें चेस्ट पेन हो रहा होता जी, है, वो क्या होता है? तो इसी तरह मेल भी तकरीबन 50% मेल ऐसे होते हैं जिनमें चेस्ट पेन होता है और हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती। तो काम की ज़्यादती, एक्सर्शन की वजह से लोगों को कहीं पे भी पेन हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है, तो जिसकी वजह से चेस्ट पेन भी हो सकता है और ये लोग जो है इमरजेंसी में आते हैं। ये कहना कि काम की ज़्यादती की वजह से या घर के कामकाज करने की वजह से हार्ट अटैक होता है, ये बात सही नहीं है। हाँ, चेस्ट पेन होता है और इस चेस्ट पेन को हम नॉन कार्डियक चेस्ट पेन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये खाली चेस्ट पेन ऐसे ही होता है, हाँ, इसकी यानी कि कोई वजह नहीं होती, कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं नहीं, होता ये? मस्कुलर पेन है कि ज़ाहिर है अच्छा, काम की ज़्यादती मस्कुलर करें। पेन मतलब कैसा मस्कुलर पेन होगा ये? देखिए, मस्कुलर पेन की भी 2-3 रीज़न है। आजकल सबसे ज़्यादा जो मस्कुलर पेन होता है लोगों को, वो तो सोशल मीडिया की वजह से है, मोबाइल देखने की वजह से। अच्छा, उसकी वजह से भी? वो क्यों? ख़वातीन सबसे ज़्यादा वीडियोज़ देखती हैं और वो कई कई घंटे बैठ के वीडियोज़ देखती हैं, ओह माय जिसकी गॉड। वजह से नेक के मसल स्टिफ हो जाते हैं। हम्म। तो आप अगर मोबाइल देखना चाहें तो इसका तरीका ये है कि आप मोबाइल को कभी भी इस तरह ना देखें, बल्कि मोबाइल को इस तरीके से देखें ऐसे, ठीक कि है। ये आपकी नेक ऊपर हो। अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये पेन नहीं होंगे, सर्वाइकल पेन नहीं होंगे। तो सबसे ज़्यादा तो सर्वाइकल पेन की रीज़न है जो आजकल। दूसरा, ऊंचा तकिया अगर लगा के, क्योंकि एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, हम देर से खाना खाते हैं फिर लेटने की कोशिश करते हैं, एसिडिटी होती है तो 2 तकिए लगा लेते हैं, उसकी वजह से भी ये मस्कुलर सर्वाइकल पेन होता है। तीसरे ये कि जो ख़वातीन का इशू है वो इसमें एक, अमूमन जब लड़कियां घर पे होती हैं तो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, फिर उनकी हो जाती है शादी और वहाँ पे एक फैमिली सिस्टम होता है। हमारे यहाँ क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, उसमें काम ज़्यादा करना पड़ता है। और कुछ हमारे पास पेशेंट ऐसे भी आए हैं जिन्होंने अपनी सास की शिकायत की है कि भाई सास कहती हैं कि हफ्ते में एक मरतबा आपको जो है दीवारें धोनी है। इसी तरीके से मेड नहीं रखते कि जी बर्तन, उन्हें भी बर्तन जो है मेड के हाथ के बर्तन धुले हुए, उसमें तो हम खाना नहीं खाएंगे। भाई कपड़े तो वो साफ धोती नहीं है, तो इसका वो ये शिकायत करती हैं कि कपड़े भी उनको धोने हैं, बर्तन भी उनको धोने हैं, झाड़ू पोछा भी उनको करना है, तो वो उनको आदत नहीं होती। एक लेबर क्लास है, एक मजदूर है जो डेली यही काम करता है, वो थकता नहीं है, अच्छा, उसको लेकिन आदत होती अचानक है। से किसी को ये चीज़ कह दी जाए तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल ऐसा।
اوکے اوکے، تو یہ ہے کہ وہ کارڈیک ایشو نہیں ہوگا، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ اس کو ویسے اس کو جو ہے فٹیکنس کا پین ہو سکتا ہے، بالکل اور ظاہر بات ہے وہ جب اس طرف آتا ہے اس طرح، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کارڈیک ایشو. اور دوسرا یہ کہ ایک یہ بھی پرابلم آ جاتا ہے کہ لوگوں کو اکثر جو ہے نا سانس کا بہت مسئلہ آتا ہے، اور سانس جو ہے وہ مسئلہ، اچھا یہ دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک آتا ہے سانس کا مسئلہ جو سائنس کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک آتا ہے سانس کا مسئلہ جو واقعی ہارٹ کا جو ہے وہ ہوتا ہے، اٹیک کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ دیکھیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو کارڈیک سانس کی پرابلم ہوتی ہے، پہلے تو کوئی رسک فیکٹر ہوتا ہے. بغیر رسک کے عموماً ہارٹ پرابلم نہیں ہوتی. یعنی کہ کسی کو ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے، کولیسٹرول ہے، یا کوئی اسموکنگ کرتا ہے، یا فیملی ہسٹری ہے، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور ان کو پہلے عموماً یا تو اٹیک ہو چکا ہوتا ہے یا اٹیک ہو رہا ہوتا ہے، دونوں کنڈیشن کے اندر. تو اس کو اسیسمنٹ یہ کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم چیسٹ سنتے ہیں پیشنٹ کا. تو چیسٹ کے اندر اگر پانی ہو تو عموماً یہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہے یا ہارٹ ویک ہونے کی علامت ہے. اسی وقت ہی پتہ تو چل کافی جاتا ہے. اسیسمنٹ ہو جاتی ہے. اس طریقے سے ایسمیٹک پیشنٹ ہے، ان کو اٹیک ہوتا ہے تو اس کی ساؤنڈ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو کافی حد تک چیزیں ہمارا اسٹیتھوسکوپ بتا دیتا ہے، پھر ای سی جی کرتے ہیں، ایکس رے کرتے ہیں، دوسرے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو ان سے کافی آئیڈیا ہو جاتا ہے، کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ کارڈیک ہے نان کارڈیک. اوکے اچھا صحیح. اچھا ایک اور یہ بتائیے گا کہ گیسز کی وجہ سے بھی چیسٹ پین ہوتا ہے. اگین ون آف آور فیملی ممبر ایکچولی ان کے نا ڈیتھ ہو گئی تھی اسی وجہ سے کہ ان کا یہ نہیں پتہ چل سک رہا تھا کہ وہ جو ہے ان کو چیسٹ پین ہے یا ان کو اسٹمک کا پین ہے. وہ ان کا چیسٹ کا پین تھا لیکن وہ پتہ نہیں چلا اس مومنٹ میں. وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو ایسیڈک ایشو ہو رہا ہے. تو یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کیونکہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے فوری طور سے جو ہے ان کو ہاسپٹل لے کر جائیں، لیکن لوگ ایسیڈک پین کی وجہ سے اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے، یہ کوئی پیٹ کا پرابلم ہے، تو وہ وہی کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی رائزک کھا لیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کھا لیتے ہیں. تو اس صورت میں ایک تو گھر پہ ایمرجنسی میں کیا دیا جائے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کارڈیک ایشو ہے یا یہ پیٹ کا درد ہے. دوسرا ہے کہ اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ بھی اچھی بات ہے کہ ایکچولی ہر ہارٹ اٹیک چیسٹ پین نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ چیسٹ پین ہی ہو ہارٹ اٹیک کے دوران. اٹیک میں اے ٹپیکل پریزنٹیشن ہوتی ہے، جیسے یہ آپ نے کہا کہ یہاں ایپیگیسٹرک پین ہے، جو پیٹ کا درد ہے، میدے کا درد ہے، میدے کے منہ کے اوپر درد ہوتا ہے. لوگ اس کو ایسیڈیٹی ہی سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ اسی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ وہ ایسیڈیٹی کا علاج کرتے کرتے وہ ٹائم گزر جاتا ہے. ہارٹ اٹیک میں سب سے زیادہ ڈیتھ پہلے 1 گھنٹے میں ہوتی ہے. تو جتنی جلدی ہاسپٹل پہنچیں اتنی جلد آپ کی زیادہ سیفٹی ہے. لیکن کیسے پتہ چلے گا؟ لوگ اب تو یہ سمجھتے کہ رہتے ہیں جن کو آئے دن پرابلم ہوتی رہتی ہے ایسیڈیٹی کی، ان کے لیے تو. لیکن اگر کسی کو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا، کوئی بھی ایسا پین جو لائف میں لگے کہ ایسا فرسٹ ٹائم ہوا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، تو آپ کو ضرور الرٹ ہونا چاہیے کہ یہ ہارٹ پرابلم ہو سکتی ہے. پھر دوسرے یہ ہے کہ رسک فیکٹر دیکھیں کہ اگر ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، اس کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. بلڈ پریشر ہائی ہے، اسموکنگ کرتے ہیں یا کولیسٹرول ہائی ہے، تو یہ اوور ویٹ ہیں، تو ان کو اگر پیٹ میں درد ہے تو ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہے. ایون ان کے اگر گلے میں درد ہے تو سوچنا چاہیے ہارٹ اٹیک ہے. ایون داڑھ میں درد ہے، لوگ داڑھ ڈینٹسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے ان کو تو ہارٹ اٹیک ہے. صرف شولڈر پین ہے. اچھا دوسرے یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ ہی پین ہو. عموماً ہارٹ اٹیک کا پین جو ہے وہ سینٹر میں ہوتا ہے یا سینٹر کے ذرا نیچے میدے کے منہ پہ جو کہلاتا ہے ایپیگیسٹرک ایریا، وہاں پہ ہوتا ہے. کسی بھی شولڈر میں ہو سکتا ہے، رائٹ میں ہو سکتا ہے، لیفٹ میں ہو سکتا ہے، نیک میں ہو سکتا ہے، جو میں ہو سکتا ہے. شولڈر پین کیسا ہوتا ہے؟ لائک اٹس اے جوائنٹ پین یا نہیں موومنٹ، عموماً موومنٹ سے تعلق نہیں ہوتا کہ یعنی کہ اگر ہاتھ کی پوزیشن موو کرائیں پیشنٹ کو پین نہیں، ویسے وہ پین ہو رہا کانسٹنٹلی ہوتا ہے. پین رہتا ہے. اچھا کارڈیک پین کا عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہ چند سیکنڈ کے لیے پین ہوا یا چمک سی ہوئی، اس طرح نہیں. عموماً کارڈیک پین 10-15 منٹس تک رہتا ہے. اچھا ایک اور کوشچن ہے، وہ یہ کوشچن ہے کہ یہ بتائیے گا کہ اس کا ٹیسٹ کیا کرائیں کہ جو اسموکرز ہیں، جن کا بلڈ پریشر ہائی ہے، وہ ٹیسٹ کون سا کروائیں کہ جس کی وجہ سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ ان کا کہیں سے کوئی آرٹری وین بلاک تو نہیں ہوئی ہوئی؟ صرف ایک ٹیسٹ ہے میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ سب لوگ جن کو رسک فیکٹر ہے ان کو کرانا چاہیے. وہ ہے کیلشیم اسکورنگ، کورونری کیلشیم اسکورنگ. ایک سی ٹی اسکین ہے، اس کے اوپر جو ہے چند منٹ کے اندر سی ٹی اسکین ہو جاتا ہے
اور کیلشیم اسکورنگ آ جاتی ہے. اگر کیلشیم اسکورنگ آپ کی زیرو ہے تو چانسز بہت کم ہے, لیکن اس کے بعد جتنا کیلشیم اسکور بڑھتا جاتا ہے اتنے ہی زیادہ ہارٹ پرابلم ہونے کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں. پھر ہم اس کو فردر ایویلویٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی کا کیلشیم اسکور زیادہ ہے اور اس کو سمٹم نہیں ہے تو پھر ہم اس کا تھیلیم اسکین کر کے دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اینجیوگرافی کی طرف جاتے تھیلیم ہیں. اسکیم جو نیوکلیئر کلر اسکین بھی والا ہوتا ہوتا ہے. ہے. ہاں جی بالکل, جی جی جو اوکے نیوکلیئر اسکین. تو سب سے پہلے جتنے بھی لوگ جن کو رسک فیکٹر ہے ان کو چاہیے کہ آج ہی جائیں اور کیلشیم اسکورنگ کرا لیں. جتنے بڑے ہاسپٹل ہیں جہاں پہ سی ٹی اینجیوگرافی ہوتی ہے وہاں پہ کیلشیم اسکورنگ اچھا ہوتی ہے. دیکھیں سی ٹی اسکین کا یہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو ہوتا ہے سال میں ایک دفعہ کروا سکتے ہیں, نہیں ورنہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں کروانا چاہیے. تو کتنے سال میں جا کر یہ کیلشیم اسکورنگ کرانی چاہیے؟ نہیں, پہلی مرتبہ تو آپ کیلشیم اسکورنگ کرا, ایک مرتبہ بھی کافی ہے. اچھا ایک مرتبہ اس سے کافی ہے کہ آئیڈیا ہو جاتا ہے. اس سے آئیڈیا ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آپ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن شروع کر دیں گے. اگر فار ایگزامپل 100 یعنی کہ 0 تو نارمل ہے, اس کے بعد 10 تک بہت مائلڈ ڈیزیز ہوتی ہے, کیلشیم اسکور اگر 100 کے قریب ہے تو پھر کسی حد تک سگنیفیکنٹ ہے, اور 400 سے زیادہ کراس کر جائے تو یہ بہت زیادہ چانسز ہیں ہارٹ پرابلم ہونے کے. تو ایک تو جو ہی کیلشیم اسکور کسی کا زیادہ آئے گا وہ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن شروع کر دے گا. اچھا لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کیا کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ بلڈ پریشر چیک کریں اور ڈیلی چیک کریں. یہ مت سوچیں کہ ہم بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ کھا رہے ہیں تو واقعی ہمارا بی پی کتنا بلڈ کنٹرول ہے. پریشر نارمل ہوتا ہے ایج کے حساب سے بتائیے گا جی ذرا. نہیں, ایج بھی نہیں, بس 120 سے کم ہو اور 80 سے کم ہو. یعنی کہ سمجھ لیں کہ 110-70 جو ہے وہ آئیڈیل ہے. 110-70 آئیڈیل ہے, لیکن اب کسی کا 120-80 بھی تک 127 یا 123 ہے تو اور 70 ہے. یہ زیادہ ہے, اور یعنی کہ 130 بھی زیادہ ہے. اور اس کے لیے پھر پہلے 3 منتھ ٹرائل دیا جاتا ہے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کا کہ آپ واک کریں اور احتیاط کریں. پھر بی پی کم, اگر ویٹ کم کر لیتے ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر 3 منتھ تک نہیں کنٹرول ہوتا ہے اور 140 پہ بلڈ پریشر ہوتا ہے تو ہم میڈیسن اسٹارٹ کر دیتے ہیں. پھر اور نیچے کا کتنا ہونا چاہیے؟ 140-90 اگر ہے تو ہم میڈیسن اسٹارٹ کر دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جتنا ہے وہ ماڈیفیکیشن سے ہو جائے گا کہ آپ نے اپنا لائف اسٹائل چینج کر لیں, کھانا وانا چینج کر لیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور جو نیچے والا ہے وہ کتنا ہونا چاہیے تقریباً؟ نارمل تو جو ہے وہ 80 سے کم, 70 کے قریب ہونا چاہیے. 80 سے کم, 80 سے زیادہ ہے تو ہم اس کو ہائی کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی صحیح. چلے جائیں گے بریک کی جانب, بریک کے بعد واپس ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے دل کے امراض کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر انعام دانش جو کارڈیولوجسٹ ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ بیسکلی ہم نے بات کر لی کہ سمٹمز چیزیں, لیکن شروع میں بات ہوئی تھی انزائٹی کے حوالے سے اور ڈپریشن کے حوالے سے بھی. تو بتائیے گا کہ یہ بھی کیا علامات اس سے جو ہے ظاہر ہو سکتے ہیں دل کے امراض کے؟ کیا دل کا مرض ہو سکتا ہے جس کو بہت زیادہ ڈپریشن ہو یا بہت زیادہ انزائٹی میں ہو یا بہت زیادہ پریشان ہو وہ, تو اس سے بھی کیا دل کے امراض ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلے ایکسٹریم انگزائٹی سے جو علامات پیدا ہوتی تھی, بیماریاں پیدا ہوتی تھی, اس کو ہسٹیریا کہا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ ہسٹیرک پیشنٹ ہے. بعد میں اس ٹرم کو چینج کر کے کنورجن ڈس آرڈر کہہ دیا. واٹ از ہسٹیریا؟ ہسٹیریا یہ کہ ایکسٹریم ایموشنل اسٹریس کنورٹنگ انٹو ڈیزیز. اوکے. یعنی کہ ہم نے ایسے پیشنٹ بھی دیکھے ہیں جن کو ہم نے انجیکشن لگایا اور ان کو ذرا پین فیل نہیں ہوا. یعنی کہ ہسٹیریا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو پین ختم ہو جاتا ہے, یا ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں, یا فٹس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, یا سننا بند ہو جاتا ہے, یا بلائنڈنس ہو جاتی ہے, دیکھنا بند ہو جاتا ہے, یا جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس پیشنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. اچھا, ہم نے ایک زمانے میں یہ بھی تھا کہ جن کو جھٹکے لگ رہے ہیں یا اس طرح ان کے منہ سے جھاگ بھی نکلنا شروع تھی, از دیٹ دا ہسٹیریا یا نہیں؟ نہیں, ہمیں تو سب سے پہلے کسی کو بھی پرابلم ہوتی ہے تو میڈیکلی ریزن رول آؤٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر کسی کو جھٹکے لگ رہے ہیں تو ہم ایپیلیپسی دیکھیں گے کہ پیشنٹ کو ایپیلیپسی تو نہیں ہے. جب یہ کنفرم ہو جائے گا کہ ایپیلیپٹک ایپیسوڈ نہیں ہے, پھر ہم اس کو لیبل کریں گے کہ یہ انگزائٹی. ایپیلیپسی کیا ہوگی؟
एपिलेप्सी जो फिट्स होते हैं फिट्स होते हैं, जैसे नॉर्मल फिट्स जिसको आ जो रहे मेडिकल होते हैं उनका ट्रीटमेंट है वो करते हैं, ठीक है, लेकिन दैट इज डिफरेंट एंड हिस्टीरिया इज डिफरेंट। हिस्टेरिया इज एक्सट्रीम इनके इमोशनल होता है रिस्पॉन्स, और पहले ये होता था कि इसका नाम हिस्टेरिया रखा हुआ था, अब हिस्टेरिक वर्ड चेंज करके कन्वर्जन डिसऑर्डर, फिर कन्वर्जन डिसऑर्डर को भी अब एक नया नाम दे दिया उन्होंने, फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसमें वही है कि अल्लाह ताला ने एक डिफेंस सिस्टम रखा है हमारे ब्रेन का, जब हम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में होते हैं तो वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर हमारी तवज्जो उस स्ट्रेस से कम हो जाती है। अच्छा कि वो वाली स्ट्रेस से कम हो गई जो जिसको बहुत अजीब हाँ, ऐसे जिसको अब पेशेंट को feel हो अगर रहा चेस्ट होता है, पेन हाँ, शुरू हो गया तो वो तो ये समझेगा कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, हाँ। वो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएगा और वो बिजी हो जाएगा, अपने आप को बिजी कर लेगा, तो इतनी देर में वो ब्रेन में जो स्ट्रेस है उसको भूल जाएगा। ठीक तो है, ये ठीक अल्लाह है। ताला ने बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म हमारे ब्रेन के लिए रखे हैं, जैसे भूल जाना बहुत बड़ी नेमत है किसी भी हादसे को, इसी तरीके से ये भी एक नेमत है कि वो बीमारी कन्वर्ट होता है। किसी को अगर पाँव में दर्द है, फॉर एग्जांपल पैरालाइज हो गया पेशेंट, तो वो तो उसकी पूरी तवज्जो ये होगी कि ये मेरा पैरालिसिस ख़त्म हो जाए, तो इतनी देर में वो ब्रेन को रिलैक्सेशन मिल जाती है। ये अल्लाह ताला का डिफेंस मैकेनिज्म है। अच्छा, तभी वो कन्वर्ज टूट जाता है, वरना तो आपका ब्रेन बिल्कुल डैमेज हो जाए। बिल्कुल। तो दूसरे ये भी है कि वाकई जो एंग्जाइटी है, स्ट्रेस, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, एड्रेनलिन बहुत रिलीज़ होता है, तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। मेरे पास एक पेशेंट आई, उनका ब्लड प्रेशर 220/110 था, तो मैंने कहा ये तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। कह रहे डॉक्टर साहब आप पहले मेरी थोड़ी सी बात सुन लें। उन्होंने एक अपने घर की स्टोरी सुनाई और उसके बाद रोना शुरू किया, और उसके बाद कहने लगे अब आप मेरा बीपी दोबारा चेक करें। अच्छा, मुझे एक चीज़ तो बताएं, एक चीज़ पे हमेशा कहा जाता है बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बहुत रोते हैं, उनकी आदत होती है रोने की, वो अपना एनजाइटी इस तरह से निकालते हैं। रोना अच्छा होता है या नहीं? नहीं, रोना तो बहुत इंसान का जो अंदर है, जो कुछ भी उसके, वो कैसे एक्सप्रेस करेगा। हाँ, रोने से दिल का बोझ हल्का होता है। वही वाली चीज़ कि आपका माइंड जो है वो हाँ, डाइवर्ट हो बिल्कुल। गया, तो वो जो डैमेज, कोई कहता है कि नहीं ज़्यादा रोने से दैट्स डिप्रेशन। ये डिप्रेशन से रोना आएगा ना आदमी को। हाँ, डिप्रेशन से रोना आया, रोने से उसने अपना डिप्रेशन को हल्का कर दिया, तो रोना इज़ बेटर, रो ले इंसान। कि रोने से जो है आदमी का ये कि जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है। आदमी देखें रोता कौन है, जो हेल्पलेस होता है, जिसकी वो प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो सकती, तो वो जब हेल्पलेस फील करता है अपने आप को तो रोना शुरू कर देता है। ठीक है, जब इंसान कुछ कर सकता है तो वो एंग्जाइटी का शिकार होकर एंगर में चला जाता है, गुस्से में चला जाता है। यानी कि जो कुछ कर सकता है अपने हालात को चेंज करने के लिए, उसको गुस्सा आ रहा है, वो चेंज कर सकता है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप हालात चेंज नहीं कर सकते तो फिर रोना शुरू करते हैं। और वो पेशेंट थी, ये रोना शुरू हुआ, रोने के बाद मैंने उनका बीपी चेक किया, बिल्कुल नॉर्मल था। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि बाज़ लोग क्या करते हैं कि मैं, क्योंकि ये सब वेरी सीरियस थिंग, बाज़ के घर में कोई अगर इस तरह से डिप्रेशन का शिकार होता है और वो रोने लग जाता है, लोग उसे एंटी डिप्रेशन देकर उसका रोना बंद करवा देते हैं, तो इज़ इट फाइन क्या, या नहीं उसको नेचुरल रहने दें? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि डिप्रेशन का ट्रीटमेंट तो है। डिप्रेशन से हमारे ब्रेन के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जी जी, तो हम मेडिकली वो जो मेडिसिन दे रहे होते हैं उन हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। आप ये देखें हम खुश क्यों होते हैं, इसलिए कि हमारे ब्रेन में खुशी के हार्मोन हैं। ठीक है, हम दुखी क्यों होते हैं, हमारे ब्रेन में फौरी तौर पे एंग्जाइटी या दुख के हार्मोन रिलीज होते हैं। तो हम जो ये डिप्रेशन की मेडिसिन है ये बेसिकली हार्मोन्स हैं, ब्रेन के हार्मोन्स हैं, तो हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। पेशेंट की साइकोथेरेपी करते हैं, उसको वो कहते हैं कि जो प्रॉब्लम आपको है क्या वो सॉल्व हो सकती है, अगर सॉल्व हो सकती है तो ठीक, अदरवाइज फिर आप कंप्रोमाइज़ करें। तो जैसे ये आमतौर समझाया पर भी, थेरेपी साथ में थेरेपी ज़रूरी ज़रूरी है। है। अच्छा, क्योंकि हमने ये देखा है कि ज़्यादातर फिर यहाँ पर लोगों को इतनी अवेयरनेस है नहीं, वो सिर्फ एंटी डिप्रेशन देकर वो कहते हैं कि बस ये खुद ही सही हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा। कई एंटी डिप्रेशन के मरीज़ को हमने ऐसा देखा है कि वो और ज़्यादा आइसोलेशन पे चले गए हैं, वो और ज़्यादा जो है वो चलना फिरना छोड़ देते हैं, वो और ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, उनकी थेरेपी नहीं हो रही थी साथ में। तो ये थेरेपी और मेडिसिन दोनों कितने इंपॉर्टेंट है? देखिए डिप्रेशन की मेडिसिन से तकरीबन 7-8 किलो वेट तो बढ़ जाता है। ओह, एक बात तो याद रखें कि एंटी डिप्रेसेंट एक तो जब स्टार्ट करते हैं 3 वीक्स तक अमूमन उसका इफेक्ट नहीं होता, वो बॉडी में एक्यूमुलेट होती है, तो 3 वीक्स के बाद तो एंटी डिप्रेसेंट इफेक्टिव होती है। तो जो लोग अगर एंटी डिप्रेसेंट शुरू कर रहे हैं
तो वो ये समझ लें कि 1 मंथ तक उनको इतना खास फ़ायदा नहीं होगा, 1 मंथ के बाद फ़ायदा होगा, और उसको फिर आपने कम से कम 1 साल कंटिन्यू करना है, और फिर ग्रेजुअली उसको डॉक्टर की मर्जी से उसको कम करना है। तो अचानक ये नहीं कि चंद दिन के लिए एंटी डिप्रेशन ली और वो कोई फ़ायदा नहीं ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं। प्रॉपर इसको जो है ये लेना प्रॉपर ज़रूरी होता डॉक्टर है। की ठीक है। मर्जी से लें, और डॉक्टर जैसे टेपर करें इसके हिसाब से या मेडिसिन चेंज करें। ये कौन सी ऐसी सूरत आती है जहाँ पर एंटी डिप्रेशन लेना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक की तरफ ना जाए? इससे पहले आपने कहा ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो कौन सी ऐसी सूरत आती है जहाँ पर वो एंटी डिप्रेशंस ले? जब आप अपनी रूटीन लाइफ प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, ना आपकी जॉब पे कंसंट्रेशन है, ना आपके पढ़ने पे कंसंट्रेशन है, और अगर घर के काम है तो उसमें भी दिल नहीं लग रहा है, तो जब आप ये समझते हैं कि अभी लाइफ बस अब आप मिजरेबल हो गई है, कंट्रोलेबल नहीं है तो फिर हाँ मिजरेबल लाइफ हो गई है और मैं रूटीन के काम नहीं कर पाया, तो लाजमी तौर पे फिर एंटी डिप्रेशन अनदर क्वेश्चन, बूढ़े लोगों के लिए, जो एज के लोग हैं, उनके लिए क्या करें? वो तो अपनी लाइफ एक नॉर्मली जी रहे होते हैं, एंड इफ़ दे आर गोइंग इनटू डिप्रेशन तो फिर क्या करें? नहीं, डिप्रेशन तो किसी एज में भी हो सकता है, बूढ़े लोगों को भी जो नहीं, है वो क्या करें? एज वाले लोग फिर नहीं, क्या उनको करें? भी आप साइकेट्रिस्ट के पास दिखाएं, और उनकी भी ज़ाहिर है मेडिकल थेरेपी तो करनी होती है। और बाकी तो ये है कि हमारे पास ये जो एक रिलीजन है ना, ये एक बहुत बड़ा ये कह लें ओपीएम है बिल्कुल बिल्कुल। कि हम इससे कहते हैं कि भाई अल्लाह की मर्ज़ी हमारे इख्तियार में नहीं है, तो इंसान को किसी हद तक सुकून आ जाता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी किस्मत की वजह बल्कि से हो रहा है। अल्लाह के कलाम में तो इतनी बरकत है कि आप उसे पढ़ें तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको कोई एंटी डिप्रेसेंट और ये सब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। फिर तो वो नेचुरली इंसान इतना ज़्यादा फोकस और क्योर हो जाता है। बिल्कुल कहते हैं ना कि दिलों का सुकून, दिलों का इत्मीनान और कल्ब का जो ताकत है, जी वो बिल्कुल। आपका हमारा रिलीजन है और अल्लाह ताला की दी हुई प्यारी किताब कुरान पाक है। तो अच्छा सर, आगे हम अब थोड़ा सा चलते हैं, स्पेशली मालूम करते हैं कि दिल के ये एंजाइटी डिप्रेशन, ये हमारे हार्ट पे कैसे इफेक्ट करता है? वो इस तरह करता है, मैं था ना कि एक तो ये कि हम अपनी नॉर्मल जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो हम छोड़ देते हैं, यानी कि हम डिप्रेशन में जब चले गए तो अमूमन 2 बातें होती हैं, या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, खाने से डिप्रेशन कम होता है या फिर खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, उससे वेट बहुत कम हो जाता है। शुगर लेने से डिप्रेशन कम होती है, इसीलिए मिठाई विठाई जो खाते हैं तो मिठाई खाने से अच्छा लग रहा होता है, तो मिठाई मीठा खाने से। और अच्छा, अगर कोई डायबिटिक है तो ज़ाहिर है उसकी डायबिटीज़ और ख़राब हो जाएगी, एक्टिविटी नहीं करेंगे वेट बढ़ जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हार्ट प्रॉब्लम की तरफ लेके चली जाती हैं। दूसरे जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं, मैंने आपको बताया कि एड्रीनलिन और कॉर्टिसोल, ये ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, शुगर को बढ़ाते हैं। तो ये एंग्जाइटी के हार्मोन्स की वजह से आदमी डायबिटिक हो जाता है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इस तरह भी हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल। और ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है फिर? ये जब एंग्जाइटी होती है वही तो एंग्जाइटी में आपकी एड्रीनलिन, नर्व्स, एक हार्मोन होता है एड्रीनलिन, एड्रिनल एड्रीनलिन एड्रिनल वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर, हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर मेंटेन है, ये हमारे ऐसी किडनी। कौन सी खुराकें खाएं कि एड्रिनल जो है वो नहीं आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। हाँ। तो अभी हम जो बैठे हैं ये उसी की वजह से कि एड्रीनलिन रिलीज होता है, तो जिससे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। अगर किसी वजह से एड्रीनलिन रिलीज नहीं हो तो आदमी लो ब्लड प्रेशर के अंदर चला जाएगा। ओके। तो ये तो एक बहुत बड़ी नेमत है, मगर वो नेमत जहमत बन जाती है जब ज़्यादा मिकदार में रिलीज ज़्यादा हो। मिकदार में हो जाए। ठीक है जी, और सही इसमें है। जो है एक स्पॉन्टेनियस कोरोनरी डिसेक्शन कहते हैं कि अचानक ही एक आदमी जो कि बिल्कुल नॉर्मल था और उसको रिस्क फैक्टर भी इतने ज़्यादा नहीं है, और सडनली चेस्ट पेन होकर हार्ट अटैक हो जाता है। फीमेल में ज़्यादा होता है क्योंकि उनको एंग्जाइटी का एलिमेंट उनके यहाँ ज़्यादा है, तो उसके वजह से हार्ट अटैक होता है। तो ओके। ये पहले से अगर रिस्क फैक्टर ना भी हो तो वो भी हो अचानक। सकता है। तो अपने आप को एंजाइटी से दूर रखें, वॉक करें, भागें दौड़ें, अच्छा खाएं, खुश रहें। खुश रहेंगे तो फिर आपको जो है ना दिल की बीमारी नहीं होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से इतने सवालात होते हैं दिल के हवाले से, बहुत से दिल के अमराज हैं, इसके हवाले से बहुत सारे सवालात हैं। इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात ज़रूर होगी। इसके साथ ही हम जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।